बेसिकली आपको फीमेल हार्मोन्स की बात करता हूं, यानी जिसमें प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजेन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जिसको हम LH कहते हैं, FSH है जिसको हम फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, प्रोलैक्टिन है। देखिए, हम इनकी तरफ तो बहुत कंसिडर करते हैं। एक हार्मोन है जो एलोपैथ भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाता है, फीमेल की बात कर रहा हूं, कि वो टेस्टोस्टेरोन की जो है वो एवेलुएशंस को टेस्ट नहीं करवाता है। वो तमाम जितनी भी फीमेल्स हार्मोन्स होती हैं उसकी बॉडी के अंदर वो उनको टेस्ट करवाता है, और ये एलोपैथ की बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स होती है कि वो टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर नहीं कराता है। तमाम हार्मोन्स बाज दफा फीमेल्स के नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल वैल्यूज के अंदर होते हैं, लेकिन उसका जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो नॉर्मल वैल्यूज के अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से उसके तमाम हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि आप लोग अपनी क्लिनिक के अंदर जो भी जेंट्स डॉक्टर हैं या फीमेल डॉक्टर्स हैं, तो टेस्टोस्टेरोन का जो है वो लेवल जरूर चेक करवाएं फीमेल के अंदर। अगर आप किसी आम शख्स से कहेंगे जिसको इतनी ज्यादा मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है, तो वो बड़ा हैरान होगा कि यार फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि बेसिकली जो है ये मेल हार्मोन है, कि 99% जो है ये मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो है, लेकिन ये फीमेल के अंदर भी होता है, और ये हम टेस्ट नहीं कराते, और होम्योपैथ तो बिल्कुल ही नहीं कराता। तो वो पूरा पैकेज करवाएं उसको, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है वो हम थायराइड का पूरा हम पैकेज करवाएं। उसमें क्या होता है कि T3 है, T4 है और TSH है। हम या तो T3 करवा देते हैं या T4 करवा देते हैं, TSH छोड़ देते हैं, या इन तीनों में से दो करवाते हैं, एक छोड़ देते हैं। तो TSH जिसको हम कहते हैं कि थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, ये बहुत बड़ा एक कॉजेटिव एजेंट होता है फीमेल के अंदर, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी या कंसीव ना होने की बहुत बड़ी एक रीजन समझ में आती है। अच्छा, अब अगर कोई मिसाल के तौर पे हार्मोन्स की अगर प्रॉब्लम है तो हार्मोन्स को ठीक किया जाए होम्योपैथिक मेडिसिन से। अच्छा, अब दूसरी हम कॉजेस की तरफ आ जाते हैं। मोटापा जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, ये बहुत बड़ी कॉज समझी जाती है कि अगर इनिशियल स्टेज से ही अगर किसी लड़की को मोटापा है तो ये बहुत बड़ी कॉज बन सकती है उसके आगे जाके इनफर्टिलिटी के लिए। डायबिटीज मेलाइटिस है या जितनी भी टाइप की डायबिटीज है, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडिंग हो, नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग हो, उसको पैदाइशी हो या फेमिलियर हो, ये बहुत बड़ी कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, जो डिजीज अभी डॉक्टर शफीक साहब ने और आसिया ने बताई है, देखिए यूट्रस की जैसे यहाँ पे इन्होंने बात की है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने किताबें पढ़ी हैं उसके अंदर यूट्रस की दो कॉज, जो ऑथर हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो सिर्फ दो कॉज लिखते हैं। यूट्रस की बात कर रहा हूं। एक तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस का अपने एनाटॉमिकल जगह से हट जाना, जिसके साथ क्या होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और वो फिर फीटस का वेट बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये बहुत बड़ी वजह है। और तीसरी बात यह है कि जो यूट्रस का जो माउथ है, जिसको हम सर्वेक्स कहते हैं, उसका रेट्रोवर्टेड हो जाना, यानी उसका माउथ जो है वो पीछे की तरफ चला जाना। ये दो ऐसी वो रीजन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या कंसीव जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाती है। तो जाहिर है कि जैसा भी आसिया ने बताया कि हम इसका अल्ट्रासाउंड कराएं, और अभी मेडिसिन भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एलोपैथ के अंदर जो है इनके पास सिर्फ ओनली सर्जिकल प्रोसीजर है कि अगर यूट्रस का माउथ, अगर सर्विक्स जो है वो रिट्रोवर्टेड यानी बैक साइड पे चला गया उसका माउथ, तो सिर्फ वो सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करने से वो वक्ती तौर पे माउथ को अपनी जगह पे लेकर आ जाते हैं। दोबारा फिर वो किसी भी एक्सर्शन या किसी भी चोट की वजह से, जर्क्स की वजह से दोबारा फिर वो डिस्प्लेसमेंट या वो फिर रिट्रोवर्टेड हो जाता है। ओवरीज की जो आजकल डिजीज है बड़ी कॉमन होती जा रही है, खासतौर पे PCOS जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। देखिए, इसका कंसीव से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ज़हन नशीन कर लीजिए आप। मैं बिल्कुल ये दावा करने को तैयार हूं
कि ये सेकेंडरी कॉज है इनफर्टिलिटी की, ये प्राइमरी कॉज नहीं है। यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको PCOS या PCOD कहते हैं, ये सेकेंडरी कॉज है। डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि जी अगर आपकी PCOS है तो आप कंसीव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर एक ओवरीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है जहां पे कि ये ओवेरियन सिस्ट हो गई, तो जो सेकंड ओवरीज है वहां से तो ओवम निकल कर आ रहे हैं ना, मैं एनाटॉमिकल आपको साबित कर रहा हूं ये। तो जो सेकंड ओवरीज है तो वहां से तो सारे फॉलिकल्स आ रहे हैं, और फॉलिकल्स आके वो तो स्टे कर रहे हैं यूट्रस के अंदर, ओवम्स आ रहे हैं, मैच्योर्ड एग्स आ रहे हैं आपके। राइट अगर बंद है तो लेफ्ट है। हाँ, अगर दोनों के अंदर PCOS अगर है तो फिर वहां पे थोड़ी सी टिपिकलिटी यानी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है यूट्रस की, कि जिसको हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं या शायद वो हमारी समझ में नहीं आती है, कि यूट्राइन फाइब्राइड जो है ये आमतौर पे होम्योपैथ के बस से बाहर हो जाता है। और क्योंकि इसके अंदर जाहिर है कि सिम्टम्स इतनी ज़्यादा होती है कि सीवियर, एक तो हैवी ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट जो होता है वो होम्योपैथ के पास नहीं आता है। उसके जहन में यही होता है कि भाई बहुत स्लो एक प्रोसेस है, स्लो मेडिसिन वर्क है, तो ये ब्लीडिंग इतनी सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसा ना हो कि डेथ हो जाए या दूसरी और कॉम्प्लिकेशन होना ना शुरू हो जाए। तो एंडोमेट्रियोसिस इसकी मेडिकल टर्म है, कि हम जिसको कहते हैं कि यूट्राइन फाइब्राइड। इसकी दवा भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत बड़ी कॉज है कि देखिए, ये जो यूट्राइन फाइब्राइड है ये एकदम एक दिन में इसका साइज बढ़ना शुरू नहीं होता। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर ये इनिशियल स्टेज के अंदर मौजूद है तो अनमैरिड जो लड़की की माँ होती है वो उसको इग्नोर करती है, और वो यही कहती है कि मुझे भी ऐसे ही होता था, मैं ठीक हो गई। तो भाई आप तो 40 साल पहले थी ना, अब हर चीज चेंज हो गई है। तो आप अलर्ट हो, अगर किसी भी वर्जिन लड़की यानी अनमैरिड के या मैरिड के अगर ये स्टार्टिंग के अंदर यूट्राइन फाइब्राइड अगर है तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो, मेडिकेशन उसकी करवाएं फौरी तौर पे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इसका साइज बढ़ता है और बहुत मुश्किल और टिपिकलिटी पैदा कर देता है, क्योंकि यूट्राइन ब्लीडिंग बहुत सीवियर होना शुरू हो जाती है, तो जिससे पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको एनीमिया होना शुरू हो जाता है, हेमोग्लोबिन उसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटस, मैंने अभी कहा है कि अगर डायबिटीज़ किसी को फैमिली के अंदर मौजूद है तो वो लड़की या वो औरत बहुत आइडियल है कि इनफर्टिलिटी उसको फैमिली से मिल गई है। और अगर उसके फैमिली के अंदर उसके फर्स्ट ब्लड रिलेशंस के अंदर अगर इनफर्टिलिटी मौजूद है तो भी वो फिर लड़की या वो औरत वो बहुत आइडियल है, क्योंकि वो अपने एंसेस्टर से, आबा अजदाद से वो जेनेटिकली या फैमिलियर जो है वो रिसीव करती हुई आ रही है। तो वहाँ पे भी ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है।